नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की, विवादित बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की बढ़ती मुश्किलों की, देखेंगे कि एक और बिल पर किस तरह बैकफुट पर आई मोदी सरकार, जानेंगे कैसे किसानों ने बढ़ाया मोदी सरकार पर दबाव, मणिपुर हिंसा को लेकर दिए गए बयान पर घिरे अमित शाह और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अदानी को लेकर कांग्रेस के बीजेपी पर हमले की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल 16 दिसंबर को दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी होगी संविधान पर चर्चा। 16 और 17 दिसंबर को उच्च सदन में होगी चर्चा। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे भाषण। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने केंद्र पर बोला हमला, कहा वायनाड भूस्खलन आपदा के घावों पर मिर्च छिड़क रही है केंद्र सरकार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के अगल बगल भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारी लोग। ये तो थे सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में आखिरकार एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। लंबी खींचतान के बाद एनडीए के सहयोगियों में विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई, लेकिन कैबिनेट के विस्तार के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों में बवाल मचा हुआ है। पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर एनडीए सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नागपुर विधान भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां तीनों सहयोगी दलों से नियुक्त किए गए 39 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट के 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 विधायक शामिल हैं। बीजेपी से प्रमुख तौर पर पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, जयकुमार रावल, नितेश राणे। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल और एनसीपी के अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, सना मलिक ने शपथ ली। बता दें कि आशीष शेलार ने शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6000 करोड़ की सड़क सीमेंटिंग प्रोजेक्ट में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाया है, जांच की भी मांग की है और अब उन्हें मंत्री पद भी मिल गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि ये मंत्रिमंडल केवल 2.5 साल के लिए बनाया गया है। जी हां, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने घोषणा की है कि मंत्रिमंडल 2.5 साल बाद बदला जाएगा। उनके इस बयान ने नई बहस की शुरुआत कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2.5 साल बाद एनडीए सरकार गिर जाएगी। जानकारों का दावा है कि मौजूदा हालात में बीजेपी डरी हुई है कि इस बार ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी। 5 साल से पहले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है और इसलिए उन्होंने केवल 2.5 साल की तस्वीर पेश की है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना एमएलए नरेंद्र भोंडेकर ने पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चुनाव के समय एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन अब कैबिनेट में जगह न मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी में बगावती सुर उठने लगी है, जो एकनाथ शिंदे के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अल्पसंख्यकों पर दिए विवादास्पद बयान की वजह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। तो कब होगी ये बैठक और क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हेट स्पीच को लेकर विवादों का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। ये बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले की जानकारी मांगी थी। बता दें कि जस्टिस यादव हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है कानून, इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद होगा। वहीं अल्पसंख्यकों को लेकर जज शेखर यादव ने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि वो देश के लिए बुरे हैं, देश के लिए घातक हैं, देश के खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अब इस मामले में कॉलेजियम का रुख काफी मायने रखता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जस्टिस यादव से चर्चा करेगा। बैठक के बाद इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना होगा।
विवादित बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बुरे फंसते जा रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी मोदी सरकार को संसद में बिल पास कराने में पसीने छूट रहे हैं। ब्रॉडकास्ट बिल सरकार को वापस लेना पड़ा तो वहीं वक्फ बिल जेपीसी के पास चला गया। अब एक और बिल को लेकर सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बिल को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव के लिए जोर दे रही थी। 16 दिसंबर को लोकसभा में ये बिल पेश होना था, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। इस बिल को लोकसभा की संशोधित कार्य सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि संसद का अंतिम सत्र 20 दिसंबर को चलेगा और इससे पहले ही सरकार को इस बिल को पेश करना जरूरी है। हालांकि इस सत्र में अब इसे पेश किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव विधेयक अब मंगलवार या बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को भी मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर जेपीसी के पास भेज दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर विपक्षी दल पहले से ही अपना विरोध जता रहे हैं। विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। साथ ही बिल से बीजेपी को फायदा मिलने की बात भी कही है। इस बिल के तहत सरकार की प्लानिंग है कि 2034 से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार मनमानी नहीं कर पा रही है तो किसानों की मांगों के आगे भी मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है, तो वहीं किसान नेता डल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी दे दी है, जिससे सरकार किसानों के दबाव में दिखाई दे रही है। और अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग की। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। किसान अपनी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब उनकी मांग के आगे मोदी सरकार झुकती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए अहम बैठक की। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई, जिससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि मोदी सरकार परेशान है और यही वजह है कि उन्होंने शंभू बॉर्डर पर भी किसानों से मिलने के लिए कुछ लोगों को भेजा। गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा ने किसान नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा ने कहा कि हमने किसान नेताओं की सभी मांगे सुनी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब किसानों और सरकार के बीच बातचीत के रास्ते खुलेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से किसानों की मांगों को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी भी दी है। डल्लेवाल ने कहा है कि अगर किसी सरकार ने मुझे अस्पताल ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया तो इससे किसानों में गुस्सा और बढ़ेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी उसी सरकार की होगी। ऐसी गलती किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि किसान लगातार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन अब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान कर दिया है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। ऐसे में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है तो सवाल मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार अब तक यहां शांति बहाल नहीं करवा पाई। और अब इसे लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो वो सरकार की जवाबदेही से बचते नजर आए, जिसे लेकर मोदी सरकार एक बार फिर घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा अमित शाह ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। मणिपुर में शांति बहाल करने में सरकार की विफलता पर विपक्ष लंबे वक्त से सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब भी विवादों से घिर गया। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि मणिपुर में हालात कब सुधरेंगे, पिछले करीब 600 दिन से जारी हिंसा कब थमेगी, इस पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जारी हिंसा एक जातीय संघर्ष है, इसका आतंकवाद या धर्म से कोई संबंध नहीं है। मणिपुर में हिंसा का अपना एक इतिहास है। मणिपुर में जब जब नस्लीय हिंसा हुई 1-1.5 साल तक ये चली।
कई बार तो ये 3 साल तक चली है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। ये नस्लीय हिंसा के कारण हुआ है। उनके इस बयान को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि हिंसा के थमने का आखिर मणिपुर के इतिहास से क्या लेना देना, जब गृह मंत्री को ये बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कितने दौरे किए हैं हिंसाग्रस्त इलाकों के, तब वो ये बता रहे हैं कि मणिपुर में संघर्ष कितने लंबे वक्त तक चला है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि वो ये बातें बहाने के तौर पर नहीं बता रहे और साथ ही इस सवाल का गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मणिपुर की जनता पीएम मोदी से राज्य के दौरे की अपील कर रही है। प्रदेश के विधायक मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये तक कहा कि मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में कदम उठाए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो जवाब भी उनके पास नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर से जुड़े सवालों का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गृह मंत्री के बयान पर अब वो खुद ही घिर गए हैं, तो दिल्ली में भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 38 नामों को जगह मिली है, तो किस नेता को किस सीट से मिला है टिकट, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर अब पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। सीएम आतिशी कालका जी, तो वहीं केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौथी और आखिरी लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना ही दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया, तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब बुरा भला कहा। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए कामों की लंबी लिस्ट है। बता दें कि इस लिस्ट में ज्यादातर वो नाम हैं जिन्होंने 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, यानी इस बार मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट भी दोहराया गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के बड़े चेहरों जैसे सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्ला खान को भी टिकट दिया गया है। वहीं 38 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में रमेश पहलवान का नाम चौंकाने वाला है और वो इसलिए क्योंकि रमेश पहलवान ने चौथी लिस्ट जारी होने से चंद घंटे पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अब जहां आपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी अब तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अडानी को लेकर कांग्रेस ने अब किस तरह से बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती आ रही है। अब कांग्रेस ने इसी आरोप को और पुख्ता करने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी को अडानी का एजेंट बताया है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पोस्ट में एक फ्लो चार्ट के जरिए ये बताया है कि कैसे पीएम मोदी के तमाम विदेश दौरों के बाद अडानी को उस देश के तमाम प्रोजेक्ट्स मिले। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जून 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगस्त 2015 को अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील कर ली। मार्च 2017 को नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अप्रैल 2017 में अडानी ने मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील साइन की। जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2020 में अडानी के श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबरें सामने आईं। जून 2023 में नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने बताया कि अडानी यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की। मई 2024 में अडानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की डील हासिल की। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने केनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं जून 2024 को
अडानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिला। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2024 में ही वियतनाम की सरकार ने कहा वियतनाम के हवाई अड्डों में इन्वेस्ट करेगा अडानी समूह। अब जहां एक और संसद में विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं इस चार्ट के जरिए अडानी और मोदी की मिलीभगत का खुलासा कर कांग्रेस ने बीजेपी और अडानी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।